तो भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 287वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट बसंत शर्मा। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में। और एक अनोखा लहजा और अलग अंदाज बेहद ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि खबर आपके मतलब की हम आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी, सुबह से शाम तक खबर होगी सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले यहाँ पर जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में प्रिया मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद लूँ, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति में प्रोत्साहन बढ़ाने की योजना बना रही है। यानी कि अगले साल की शुरुआत में आने वाली नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया ईवी के लिए अधिक सब्सिडी सरकार तय करने वाली है। बात अगर करें तो यहाँ पर कर रियायतें भी और ज़्यादा बेहतर और चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश की उम्मीद भी है, जिनका इस्तेमाल यहाँ पर गिग वर्क्स की तरफ से व्यापक रूप से किया जाता है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं मौजूदा ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहन मालिकों को प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता पर 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, और वहीं बात करें हम 30,000 रुपए तक ये जा सकती है। और परिवहन विभाग के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया। उनकी तरफ से इस पूरे मामले में बताया गया कि सरकार इस सीमा को दोगुना करने की योजना बना रही है। अब फिलहाल बात अगर प्रिया करें ना, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार क्योंकि अभी सरकार ने, हमने देखा पिछले कुछ समय में सरकार का ये फोकस भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर बात अगर कर ली जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि अब जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। बात अगर इस मामले को लेकर करें तो अब ऐसे में, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रिक बसेस का उद्घाटन किया था ना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, उस समय लगातार ये बात भी कही जा रही थी कि भाई इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। उसमें चाहे आप गाड़ियों का जिक्र कर लें और चाहे बाइक्स का जिक्र कर लें। कुछ दिन पहले ये खबर भी सामने आई थी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी जो पेंडिंग सब्सिडी थी वो भी सरकार जारी करेगी, और उनके लिए एक अच्छी खबर थी। जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी जो सब्सिडी पेंडिंग थी, जब हम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी दी जाती है, और वो सब्सिडी पेंडिंग थी कई लोगों की, वो सरकार अब जारी करेगी। और लेकिन अब जो टू व्हीलर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी हम खरीदते हैं तो उन्हें जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी अब ज्यादा मिलने वाली है, जो कि 5,000 है। उसे हो सकता है कि आने वाले समय में जो ईवी पॉलिसी में बदलाव है उसे 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आप बना रहे हैं प्लान मेरे की तरह खरीदने का कि इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लेते, बाइक खरीद लेते, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, तो आने वाले समय में आपको टैक्स में तो छूट मिलेगी ही, और साथ ही एक छूट मिलने वाली सब्सिडी को लेकर, सब्सिडी की जो रेट है वो सरकार बढ़ा सकती है। बात बसंत हम जैसे कि सब्सिडी को लेकर कर रहे हैं, पर हम दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों का आना बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। बात हम प्रदूषण को लेकर कर लेते हैं। दिल्ली में हर साल खबरें प्रदूषण को लेकर आती है, और हम अभी भी बात करें तो दिल्ली में जो प्रदूषण है AQI ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो ये अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिक वाहनों का एक ये फायदा होता है कि प्रदूषण नहीं होता है। दिल्ली सरकार देख रहे हैं लगातार प्रमोट भी कर रही है। हम हर जो है कई दिनों बाद, अभी मैं कुछ दिन पहले की बात करूंगी तो देखा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कई बसें लॉन्च की गई थी, और ये 2 से 3 बार हो गया दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा लेकर आ रही है, और ये जरूरी भी है। और हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें या हम बात करें, आप अपनी तरफ देखें तो देखा जाता है लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण जो है वो कम होता है और ये अच्छी भी चीज है। क्या आप भी बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ प्रिया? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी विचार कर रही हूँ। तो चलिए ठीक है, विचार करने तो पैसे वैसे भी नहीं लगते कि जब आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जाते हैं तो ये आपको पैसे देने पड़ते हैं। सोचने का तो खैर क्या ही पैसा लगता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये रहेगा, एक फायदे का सौदा है। अगर दिल्ली में रहते हैं आप, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लीजिए, अपना रात को चार्जिंग पे लगाइए, सुबह आराम से बिना पेट्रोल की झंझट के, कोई पेट्रोल पंप पर जाना नहीं, कोई पेट्रोल डलवाना नहीं। एक बार चार्जिंग की उसके बाद आप
जो आपका लोकल एरिया है वहाँ पर आपको तेल की झंझट से, क्योंकि देखिए बात अगर करें तो 60 से 70% जो हमारी आवाजाही होती है हमारे लोकल एरियाज़ में ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बात करें ऑफिस को छोड़कर, है ना। और ऑफिस अगर जाना है तो आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो लोकल आना जाना है वो नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे आपको वाहन यूज़ करना है कि ऑफिस आने जाने के लिए, ऑफिस अगर ज़्यादा दूर है तो आपको थोड़ा ध्यान से रखना होगा। आपको इधर उधर ज़्यादा नहीं चला सकते, कहीं ऐसा ना हो कि अपने वाहन को आप ही लेके जा रहे हैं ऑफिस, आपके वाहन आपको लेकर जाए इसके बजाय। इसका मतलब समझ में आया? हाँ बसंत, देखिए वो बात अलग है। ये तो आप पेट्रोल के साथ भी हो सकता है, सीएनजी के साथ भी, क्या पता आपका रास्ते में ही खत्म हो जाए, आप सोचें कि आगे पेट्रोल पंप आएगा। तो खाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं कहेंगे, पेट्रोल पंप तो धक्का मारने के बाद आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टेशन आएगा नहीं आएगा वो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो चलो कह सकते हैं, चलो एक खामी है, पर जल्द से जल्द मेरे को लगता है दिल्ली सरकार इसको भी जल्दी खत्म कर देगी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, और आपसे भी। मेरी एक फ्रेंड है, अभी हमारी बात हो रही थी इलेक्ट्रिक वाहन को। फ्रेंड बहुत है प्रिया की, फ्रेंड इतनी ज्यादा है प्रिया की, किसी न किसी चीज में इनकी फ्रेंड निकल ही आती है। ऐसा ही है बस। तो वो अपनी स्कूटी कैसे चार्ज करती है, वो अपनी सोसाइटी में है, उसकी सोसाइटी में क्या करती है, रात को स्कूटी जब पार्क करती है तो वहीं पे ही वो सोसाइटी में ही चार्ज पे लगा देती है, उसकी स्कूटी भी चार्ज हो जाती है। ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ना पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, ना कुछ, और फायदा ही फायदा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच कर रहे हैं और इस तरीके से चार्ज कर लेते हैं। और बसंत, जैसे कि आप बोल रहे थे कि रास्ते में ही ना बंद हो जाए, हाँ ऐसा होता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हो भी जाता है, क्योंकि जो इनकी हम लाइफलाइन की बात करेंगे, या मैं बात करूँगी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी से बंद नहीं होते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है। और जो चार्जिंग है ना, वो जैसे कि हम बात करते हैं, पेट्रोल के डंडे जो है शो कर जाते हैं कि कितना पेट्रोल है टंकी में, तो ऐसे ही उनमें भी होता है कि पता चल जाता है कि चार्जिंग कितनी है। तो ये चीज़ अच्छी है, मेरे को नहीं लगता कि बुरा है, पर हाँ, पर कभी ना कभी तो फंस सकते हैं, वो हर चीज़ में हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत होती है प्रिया, और वो ये कि जो वो चार्जिंग का लेवल है ना, वो फ्लक्चुएट इतना करता है, कभी कभी वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि बैटरी है या नहीं है। कभी तो वो जैसे ही आप थ्रोटल देते हैं, रेस जब आप अप्लाई करते हैं, एक्सलेट करते हैं अपने वाहन को, तो एकदम तो दिखाएगा बिल्कुल लो, उसके बाद जब आप धीमी गति में चलेंगे उसके बाद बैटरी के जो लेवल है, बैटरी का जो लेवल है वो इन्हेंस कर जाता है। तो ये दिक्कतें हैं, और मुझे लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सोच रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, ताकि, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक वाहन लोग लेंगे तभी जब वो कंपैटिबल होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन आपने ले लिया और रास्ते में अगर 10 पेट्रोल पंप्स पड़ रहे हैं, उनमें केवल एक ही पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा है, तो लोग उसको अवॉइड करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन अगर 10 पेट्रोल पंप में से 6 से 7 पेट्रोल पंप पर अगर चार्जिंग की सुविधा है, तो लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे इस तरफ। तो इस सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो स्टेब्लिश किए जाएँ। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि भाई दिल्ली सरकार किस तरीके से अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को भी प्रमोट कर रही है। अब बात करते हैं उनकी, अब जिनकी बात पूरी दुनिया में हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती है। हम किसी और की नहीं, बल्कि बात यहाँ पर हम इस समय करना चाहेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने भारत की कर दी है तारीफ, और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं उनके घनिष्ठ मित्र नरेंद्र मोदी, ये भी कह दिया। और ट्रंप ये बात कहते हुए सोच रहे होंगे कि भाई सलामत रहे दोस्ताना हमारा, पिछले कुछ समय में रहा जो नाता हमारा। तो हुआ ये था, अब क्या हुआ था प्रिया, मैं चाहता हूँ कि वो आप बताएं। बात कर लेते हैं। हुआ ये था कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब आधे घंटे का संबोधन किया, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को महान देश बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी करार दिया। तो अब बात अगर करें यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि भारत एक महान देश है और वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं उनके घनिष्ठ मित्र नरेंद्र मोदी, और बहुत शानदार काम भारत में उन्होंने किया। ये तमाम बातें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच की बात क्यों ना हो, या फिर इंडियन इकोनॉमी को बात लेकर क्यों ना हो। लेकिन अब जो उन्होंने इस सम्मेलन में भारत की तारीफ कर दी है, मुझे लगता है ना कि
अब लोग इस तारीफ को भी सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। स्विच बहुत जल्दी करते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये बात उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर अमेरिका में कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कह रहे हैं कुछ कि हमें ये करना है, अगले दिन वो जो बात एक दिन पहले कही होती है उसको कहते नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो अपनी बात पर वो नहीं रहते हैं। अब बताइए, जब भारत और पाकिस्तान का एक गतिरोध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो उन्होंने कहा, एक बयान उन्होंने दिया कि हजारों साल से चला आ रहा मुद्दा वो मैंने सुलझा लिया। 100 साल पूरे नहीं हुए दोनों देशों के अलग हुए, 1000 साल का कहाँ मुद्दा सुलझा दिया आपने। एक वो बयान बड़ा कंट्रोवर्सी में था। और अब जब इंडियन इकोनॉमी को लेकर कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात कही थी कि एक डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल मरी हुई अर्थव्यवस्था है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। अब जो वैश्विक स्तर का नेता, उनके बयानों में इतना फ्लक्चुएशन कि एक अपने दोस्त को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि भारत के साथ हमारा अच्छा नाता है, आप 1 महीने पहले तो ये कह रहे हैं कि वो एक डेड इकोनॉमी है, उसके बाद आप 1 महीने बाद ये कह रहे हैं कि भारत एक बहुत महान देश है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये जो चीज़ें हैं प्रिया, देखिए उन्होंने भारत की तारीफ करी, ये अच्छी बात है और हम सराहना करते हैं, हमारे देश की तारीफ उन्होंने की है, लेकिन उनके बयानों में जिस तरीके से उनके बयान जिस तरीके से एकदम बदलते हैं, एकदम रैपिड चेंजमेंट उनमें दिखता है, तो मुझे लगता है कि इस बयान को भी कौन सीरियसली लेगा। या तो फिर कम से कम वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरीके से एस्टेब्लिश करें अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई उनके बयानों को सीरियसली लिया जाए। अब इस बयान को भी हालांकि एक अच्छा बयान तो है। देखिए भारत हमारा महान देश कितना है, हमें अच्छे से पता है कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप्ड नेशन है उनको दरकार रहती है कि उनको साथ मिले डेवलपिंग कंट्रीज का। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की निगाह है भारत पर, क्योंकि उन्हें वो अच्छे से जान रहे हैं कि भारत किस गति से विकास कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात इसलिए कहा जा रहा होगा कि उनकी तरफ से सलामत रहे दोस्ताना, हमारा भारत महान देश है, वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, हो तो कुछ भी सकता है, उन्होंने किस तरीके से बोला है और किस अंदाज में बोला है कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आज क्या बोल रहे हैं कल क्या बोलेंगे कुछ नहीं पता होता है। ये लोगों की तरफ से भी काफी ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर। जब उनके बयान सामने आते हैं तो हम भी देख रहे होते हैं और लोग भी काफी ट्रोल करते हैं कि भाई आज देखो, कभी भारत को बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और यहाँ तक कि भारत की तरफ से भी लगातार कहा जाता है कि अमेरिका जो है हमारी काफ़ी निजी है, हमारी अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। और देखा जाता है विपक्ष भी काफ़ी ट्रोल करता हुआ इस मामले में नजर आता है, क्योंकि ट्रंप साहब कब पलट जाए कुछ नहीं पता चलता। मुझे लगता है ना कि ट्रंप साहब ने अब पॉजिटिव रहने की सोच ली है, क्योंकि नेगेटिव होके उन्होंने देख लिया, नोबेल प्राइज जो है वो गवा दिया, लेकिन अब सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की भाई पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में नोबेल प्राइज मिल जाए। अभी भी दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन नोबेल समिति ने उनके इस सपने को तोड़ दिया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात अगर करें तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, और त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है भाई, क्योंकि बाजारों में भीड़ भाड़ और ऊपर से पुलिस की सतर्कता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और बात अगर करें तो त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सभी थानों के बीट अप ऑफिसर जो हैं वो इलाकों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल पसंद, आपने सही कहा। और देखिए पसंद जरूरी भी हो जाता है, जिस तरीके से अब त्योहार बिल्कुल नजदीक है और भारी मात्रा में हम बात करें लोगों की तो उतरते हैं मार्केटों में, शॉपिंग करते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था जो है जरूरी भी हो जाती है। सरोजनी नगर बाजार में दिवाली से पहले 90 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं बसंत। बिल्कुल, और पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अब लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों या फिर गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। तुरंत देने को कहा कि भाई सूचना दीजिए तुरंत अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था कि अभी 1 से 2 दिन पहले एक अलर्ट दिया गया था, उसमें आतंकवादी हमलों का जिक्र था कि हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों को आतंकी अपना निशाना बनाए। पुलिस विभाग पूरा सतर्क हो गया, पुलिस के कान खड़े हो गए इस पूरी बात को सुनकर कि भाई अगर ऐसा है तो, और ये सतर्कता बहुत ज़रूरी भी है, अगर ऐसा ना भी हो तो भी सतर्कता ज़रूरी, क्योंकि त्यौहार के समय में जिस तरीके से बाज़ारों में रौनक देखने को मिलती है, कोई रौनक में खलल न डाल दे, कोई लड़ाई झगड़ा न किसी के बीच में हो जाए, और किसी की पॉकेट न काट ली जाए, किसी का पर्स न चोरी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये व्यवस्थित करने के लिए तैनाती की गई, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतज़ाम है। अगर हमारे दर्शक जो हैं वो बाज़ार में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रिया आपके हिसाब से?
बिल्कुल पसंद। देखिए बात कर लेते हैं चीज़ों को, ध्यान की बात हुई तो सबसे पहले तो अपना मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पर्स हो गया, उनका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि देखा जाता है बसंत त्योहार के टाइम पे इतनी भीड़ होती है। मैं कल या परसों, हाँ मैं कल ही मार्केट गई थी तो मैंने देखा इतनी भीड़ मार्केट में, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। भाई समझ ही नहीं आता बंदे को लेना क्या है और कब आपकी पॉकेट गई जेब से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं, आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए आप जब भी मार्केट में जाते हैं, क्योंकि अब त्योहार नजदीक है तो रोज ही आना जाना मार्केट में लगा रहेगा और त्योहार की तैयारियां शुरू रहेंगी। तो अभी अच्छी पहल की गई है, भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया और जरूरी भी हो जाता है। और अधिकारी मानते हैं कि लोगों की सतर्कता से आपराधिक वारदातों पर रोकथाम में मदद मिलेगी और त्योहार में जो है वे सभी सुरक्षित रहेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे, ये जरूरी भी हो जाता है। और आपने जिक्र तो कर दिया कि मोबाइल गुम हो जाता है, पर्स गुम हो जाता है, एक चीज का जिक्र भूल गया, बच्चे भी गुम हो जाते हैं, आपको पता बिल्कुल है? सही। अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। अगर कहीं बाजार में जा रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे आपके छोटे हैं, क्योंकि बाजारों में आप हर जगह गाड़ी लेकर तो नहीं जा सकते, बाइक पर तो नहीं जा सकते, तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल और पर्स बचाते बचाते कोई ऐसी चीज़ गुम हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए थी, है ना। और अपने बच्चे, और हाँ एक और चीज़ कि अगर आप अपने बच्चे को बाजार में लेकर जाते हैं, हमें मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, एक सजेशन है कि अपने बच्चे को कम से कम अपना मोबाइल नंबर ज़रूर याद करवा दें कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके बच्चे को पता होना चाहिए उन्हें। मतलब एक पॉजिटिव नोट पर एक सजेशन भी है कि आप अगर जाते हैं बाजार में तो कम से कम आपके बच्चे को अगर आपका मोबाइल नंबर पता रहेगा, कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हमारे पड़ोस की घटना है और उन्होंने केवल एक ही चीज़ पर जोर दिया था। हमारे पड़ोस में रहता है एक परिवार, मतलब उनका बच्चा गुम हो गया था और उस समय हुआ ये था कि बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जिनको वो बच्चा मिला उनके पास केवल एक ही चीज़ थी, उस बच्चे को मोबाइल नंबर याद था। वो मोबाइल नंबर ही एक वजह था कि वो बच्चा अपने माँ बाप के पास वापस लौट पाया। अगर मोबाइल नंबर याद हो तो बहुत अच्छा रहता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बाज़ारों में जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाएं, अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखें और ख़रीदारी कीजिए। ख़रीदारी के बिना तो त्यौहार अधूरा ही है। क्योंकि प्रिया कल मार्केट गई थी, पता नहीं कुछ खरीद के लाई हैं नहीं लाई। अच्छा ये बताइए कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं नहीं हुई हैं? जीएसटी तो हो गया, बसंत कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है, ये कहने वाली बात है। पर जीएसटी का तो प्रभाव पड़ा ही है। देखिए जीएसटी का तो फायदा है ही, जिस तरीके से हम पहले जीएसटी दे रहे थे अब वो नहीं देना पड़ रहा है। पर हम कीमतों की बात करें, कीमतों में तो बहुत बढ़ावा जो है बड़ा देखने को मिल रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन होता है और उनका भी जो है कमाई का जरिया होता है, उनको भी अपना त्योहार मनाना होता है। तो जरूरी भी हो जाता है कि भाई सभी का त्योहार मन रहा है और खुशी के साथ मन रहा है, दिवाली का त्योहार है, क्योंकि अब लोग भी जो है भारी मात्रा में शॉपिंग करते हैं, या हम हो या आप और सभी लोग, क्योंकि दिवाली का त्योहार जो है कहते हैं ना इसका मतलब है पूरे देश में खुशहाली। तो सभी जो है अब बढ़ चढ़ कर शॉपिंग करते हैं। और जीएसटी की हमने जैसे कि अभी मेरे सहयोगी बसंत ने बात की, तो हाँ ठीक है थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जीएसटी कम हो गया। पर बसंत अगर आप मार्केट जाइएगा तो आप जरूर देखिएगा कि जो रेट है वो किस तरीके से अब बढ़ रहे हैं। किस चीज़ के रेट बढ़ रहे थे? जो भी आप दिवाली का सामान खरीदते हैं बसंत। ये तो है। और अब बात अगर करें दिवाली शॉपिंग को लेकर, तो दिवाली शॉपिंग को लेकर अपडेट ये है कि अब जो सरोजनी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको पुलिसमैन नज़र आएंगे सरोजनी मार्केट में। क्योंकि आप जाते हैं सरोजनी मार्केट में, कभी गए हैं आप? हाँ मैं गई हूँ। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मैं भी एक बार गया था लेकिन मुझे कुछ वहाँ पे पसंद नहीं आया, वो एक अलग बात है। यही होता है वहाँ पे जाके, भीड़ इतनी होती है कुछ समझ नहीं आता है। तो अब थोड़ा प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। जब तीज त्योहार आते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, और आपकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं, घर में रहिए, त्योहार मनाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन बाजारों की रौनक भी तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बसंत। सभी को त्योहार मनाना है, जैसे हम अपना त्योहार मना रहे हैं। सजावट बाजारों में भाई देखने को मिल रही है, मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह बाजारों को सजा दिया गया। वो देखिए आप यहाँ पर नोएडा में जब आप आएंगे तो नोएडा की मार्केट को आप देखिए, अट्टा मार्केट सेक्टर 18 के पास पूरी तरीके से सजी हुई है और लड़ियों की जगमगाहट। और राजधानी दिल्ली में आप सदर बाजार चले जाइए, लाजपत मार्केट आप चले जाइए, इन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल डेज की नहीं, इन दिनों की। वहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरह से सजावट की गई है, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब
आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बताया कि अब बाजारों में व्यवस्था क्या है। तो चलिए इसी के साथ अब क्योंकि अब 9 बजने जा रहे हैं, अब दिल्ली का कॉर्पोरेट सेक्टर अब घरों से उठकर बस निकलने ही वाला है, या फिर मैं कहूँ कि निकल चुका है, क्योंकि हम तो आ चुके हैं ट्रैफिक से बचते हुए। अब हो सकता है कि आप ट्रैफिक में बचें, ट्रैफिक में फंस जाएं, बचें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब ट्रैफिक में अगर आप फंस गए तो जाहिर सी बात है पेट्रोल लगेगा ही। पेट्रोल के दाम अब आपको हम बता देते हैं, 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम है। और डीजल के दाम क्या है? 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी के दाम 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम है 87.75 रुपये प्रति लीटर। और सीएनजी के जो दाम है वो है 84 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम का जिक्र आप कर दीजिए प्रिया, क्योंकि आज गुरुग्राम आपको जाना है इस कार्यक्रम के बाद, तो मुझे लगता है कि गुरुग्राम का तो आपको बताना चाहिए कि क्या है, क्योंकि आप चुकाएंगे पैसे। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने पहुंच चुके हैं। तो बात की जाए पेट्रोल के दामों की तो 94 रुपये और 93 प्रति जो है लीटर पहुंच चुका है पैसे। और डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 87 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा है यार। क्योंकि बात अगर गुरुग्राम में डीजल की करें तो डीजल देखिए, गुरुग्राम का जो डीजल है वो दिल्ली और नोएडा से भी ज़्यादा महंगा है। तो गुरुग्राम में तो ईंधन महंगा ही है, दिल्ली से भी और नोएडा से भी। और बसंत इतना फर्क नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ। डीजल और पेट्रोल की बात करें हम, दिल्ली नोएडा गुरुग्राम तो लगभग सिमिलर है। और बात सीएनजी की जाए तो दिल्ली में सीएनजी जो है फर्क है। और क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर एक पैसा भी अगर महंगा होता है तो वो करोड़ों का मुनाफा देता है सरकार को, अगर प्राप्त होता है। तो ये हमने आपको बताई पेट्रोल और डीजल के दाम। तो चलिए सोने और चांदी का जिक्र करते हैं, क्योंकि सोना और चांदी तो भाई एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बन गया है। आपको अगर बात करनी है तो आप जैसे सोने चांदी की कीमतों को लेकर हम जब बात करते हैं तो हम खबर बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोने चांदी की कीमतों ने एक ऐसा कमाल कर दिया है, इस पर आप एक डिस्कशन रख सकते हैं आधे घंटे का। क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से आपको पता है चांदी पिछले 24 घंटे में 10,000 रुपये महंगी हो गई है। 10,000 रुपीज महंगी हो गई है चांदी पिछले मात्र 24 घंटे में। सोने चांदी की कीमतों में ये बढ़ोतरी नवरात्र से लगातार जारी है। 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो 1,24,155 रुपये हो गए। बताइए, मात्र 10 ग्राम के दाम 1,24,000। और चांदी की कीमत, चांदी की तो बात ना ही करें तो, क्योंकि लेकिन करनी पड़ेगी, 75,325 पहुंच गई है बसंत। बिल्कुल। और 10,000 रुपये एक दिन में बढ़ गए। कल ये जो आंकड़ा था दामों का, ये रेट्स जो कल थे वो 1,65 के आसपास थे और आज 1,75 हो गए। एक दिन में चांदी में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी, ऑल टाइम हाई पर, ऑल टाइम हाई पर है इस समय। गोल्ड और सिल्वर बोथ ऑल टाइम हाई पर है। अब ऐसे में सोने चांदी को खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, अब प्लान तो बन ही रहा होगा, और जाहिर सी बात है प्लान बनाइए और अच्छे से बनाइए और थोड़ा सा जेब को भारी करके जाइए ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि वहाँ पर आप दाम नहीं कम करा पाएंगे लेकिन ग्राम कम करा पाएंगे अगर पैसे बचाने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, अब जैसे सोना चांदी महंगा हो रहा है तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारी शादी अभी बाकी है, हमारी शादी तक सोने चांदी के दाम कहाँ पहुँच जाएंगे भाई। और कई लोगों का कहना ये भी है कि अभी सोना खरीदने का फायदा नहीं है, कि अभी बहुत ज़्यादा हाई रेट है और आने वाले समय में हो सकता है कि सोने के जो दाम है वो घट जाएं। तो अब एक ये भी कयास लगाया जा रहा है, ये प्रेडिक्शन है लोगों की कि चांदी के कयास ही है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, कितना ही कम हो जाएगा। क्योंकि इतना जब हम मार्जिन देखते हैं, जब रेट बढ़ाए जाते हैं तो बहुत हाई लेवल पर बढ़ाए जाते हैं, और जब कम होते हैं तो कितने कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। वही ना, तो ये देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है, तो कितना ही कम हो जाएगा। जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। अब आप एक बात और देखिए, अब जो चांदी के दाम है एक दिन में 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, है ना। और जब सस्ते होने पे आएगा तो दाम कैसे घटेंगे। आज 100 रुपये सस्ता हो गया, कल 20 रुपये सस्ता हो गया, बस ऐसे। और लेकिन एक दिन में 10,000 रुपये बढ़ जाना, अब 2 साल में भी 10,000 रुपये सस्ती नहीं होगी चांदी, लेकिन बढ़ गए महज एक दिन में। तो अब हमने आपको बताया सोने और चांदी को लेकर अपडेट क्या था। तो चलिए इसी के साथ चलते चलते आपको बता देते हैं आज का इतिहास। जी हाँ, 1943 में आज ही के दिन जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.5 लाख से ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। और नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में सबसे बड़े धर्म परिवर्तन की घटना के तौर पर देखा जाता है।
तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।